बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम एक्साइटेशन सिस्टम के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हमारे जनरेटर्स में जो एक्साइटेशन सिस्टम होता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो ये समझ लें, जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारे जो जनरेटर्स होते हैं बड़े, उसमें हम रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि स्टेटर हमारा स्टेशनरी होता है। ये रोटर है हमारे सामने, तो इसके अराउंड में हमारा स्टेटर होता है। तो स्टेटर तो होता ही है, स्टेशनरी है। उस पर जो हम वाइंडिंग्स करते हैं वो भी स्टेशनरी होती है, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग है इसको हम रोटर वाइंडिंग कहते हैं। और चूंकि हम इसको सप्लाई दे रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से, डीसी सप्लाई देते हैं ताकि इसके अराउंड में मैग्नेटिक पोल्स बन सकें, तो इसीलिए हम इसको फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। अब चूंकि इसको घूमना होता है, तो हम ये जो दो तार इसके आ रहे हैं इसकी वाइंडिंग से निकल के, इसको एक्सटर्नल सप्लाई ऐसे नहीं दे सकते। तो घूमते हुए में हमें सप्लाई देने के लिए कुछ प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो बस इसी की डिटेल में हम जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्साइटेशन की डेफिनेशन के ऊपर। तो एक्साइटेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि एक्साइटेशन इज़ द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स फील्ड करंट टू द रोटर वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर। यानी कि जनरेटर के ऊपर जो रोटर है, रोटर वाइंडिंग जो है, उसको फील्ड करंट प्रोवाइड करने की जो हमारे पास सिस्टम होता है उसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ऐसे हो सकती है, दूसरी ऐसे हो सकती है। एक्साइटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना इलेक्ट्रिकल करंट के ज़रिए से, ये एक्साइटेशन कहलाती है। तो बस एक्साइटेशन की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रोटर है हमारे पास। अब हमें इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करना है ताकि इसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक पोल्स बन सकें। तो हम यहाँ पर बैटरी की मिसाल ले लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि चूँकि रोटर को घूमना होता है, तो घूमते हुए हम डायरेक्ट सप्लाई कभी भी नहीं कनेक्ट कर सकते। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है, इसको हम कहते हैं स्लिप रिंग। तो इस रोटर की जो वाइंडिंग है वो जो हमारी शाफ्ट पर आ रहे थे, इसके दोनों सिरे, यहाँ पर हम दो स्लिप रिंग लगा देते हैं। आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। स्लिप रिंग ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे से भी इंसुलेटेड हों और हमारी जो शाफ्ट है रोटर की उससे भी इंसुलेटेड हों, यानी कि किसी भी किस्म का यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अब एक सिरा हमने एक स्लिप रिंग पर, दूसरा जो है दूसरे स्लिप रिंग पर इस तरह लगा देते हैं कि ये अंदर वाली साइड पर कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो इसका सरफेस है स्लिप रिंग का, या आप ऐसे समझ लें जैसे कोई बेरिंग होता है, तो ये उस तरह की चीज़ होती है। तो स्लिप रिंग का जो सरफेस है वो फ्री होगा। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे हाथ में एक कैप है। स्लिप रिंग इसी तरह का होता है, ये शाफ्ट पर लगा हुआ होता है। तो वायर जो है वो हमने अंदर वाले हिस्से में यहाँ पर कहीं पे भी कनेक्ट कर दिए, तो ये जो सरफेस है इसका ये फ्री होगा, यानी कि इससे कोई भी चीज़ टच होगी तो ये इससे घूमता रहेगा टच होके। तो बस स्लिप रिंग इसी तरह का काम कर रहे होते हैं। तो ये दोनों स्लिप रिंग अब बाहर वाली साइड से फ्री हैं। अब हमें ये जो वायर हैं ये लाकर इन पे किसी तरह इनको टच करना है ताकि ये घूमता भी रहे और हमारी बैटरी से इसको सप्लाई भी मिलती रहे। तो अब डायरेक्ट वायर तो हम नहीं इसको लगा सकते, यहाँ पर हम एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश हम इस तरह लगाते हैं कि ये दोनों जो है आपस में इंसुलेटेड भी हों। कार्बन ब्रश के साथ ही हम स्प्रिंग लगा देते हैं लोडेड करने के लिए इसको, ताकि वो दबा के रखे उसको। तो जब दबा के रखेगी तो वो हमेशा इससे जुड़ा रहेगा, यानी कि टच होता रहेगा। जैसे जैसे हमारा रोटर घूम रहा है तो कार्बन ब्रश जो है वो रगड़ खाता रहेगा। तो यही वजह है कि कार्बन ब्रश एक वक्त आता है कि ये घिस घिस के ख़त्म हो जाता है, फिर हमें दूसरा लगाना पड़ता है। तो इस तरह हमने दो कार्बन ब्रश लगाकर और इसके जो दूसरे सिरे होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं बैटरी से। यहाँ पर कार्बन का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि कार्बन ब्रश के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जो हम मोटर जनरेटर्स वगैरह में यही यूज़ करते हैं। ऐसी जगह के लिए जहाँ पर भी हमें फ्रिक्शन वाली जगह हो, जहाँ पर भी हमें घूमते हुए किसी चीज़ को सप्लाई देनी हो। तो अब यहाँ पर बैटरी से हमने समझाया है सिर्फ कि ये एक तरीका हो गया कि हमने बैटरी के ज़रिए इसको फील्ड सप्लाई प्रोवाइड कर दी है ताकि इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन सके, और ये जब घूमेगा तो स्टेटर वाइंडिंग को, यानी कि स्टेटर पे लगे हुए कंडक्टर्स को काटेगा, तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस सिस्टम को हम कह रहे हैं एक्साइटेशन सिस्टम। तो ये तो एक तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की और इसके मेथड्स के ऊपर कि किस किस तरह से हम एक्साइटेशन यूज़ करते हैं। तो वैसे तो एक्साइटेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, हमने यहाँ पर कॉमन यूज़ होने वाले मेथड्स लिखे हैं। यानी कि एक होता है हमारा PMG परमानेंट मैग्नेट जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम, इस पर हम बात करेंगे आगे। दूसरा होता है अरेप
एक्साइटेशन, तीसरा होता है शंट एक्साइटेशन। ये जो तीनों होते हैं ये हमारे कॉमनली जनरेटर्स में यूज़ होते हैं। तो ये तीनों बेसिकली ब्रशलेस एक्साइटेशन होते हैं, यानी इनमें ब्रश नहीं होते। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कार्बन ब्रश वगैरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको हमने मज़ीद जो है एफिशिएंट बनाने के लिए ब्रशलेस कर दिया है। अच्छा, एक्साइटेशन की दो तरह से टाइप्स हो सकती हैं, सेपरेट एक्साइटेशन और सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेल्फ एक्साइटेशन कैसे होती है इस पे तो हम अलग से आगे बात करेंगे। तो जो हमारे मॉडर्न मेथड है, यानी कि ये 1950 में ये दरियाफ्त हुआ था सेल्फ एक्साइटेशन का प्रोसेस, तो ये बहुत कामयाब है हमारे लिए। तो इसीलिए आज के हमारे जनरेटर ज़्यादातर सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। और इसी तरह PMG भी होते हैं, अरेप और शंट जो है ये दोनों बेसिकली सेल्फ एक्साइटेशन की ही टाइप्स हैं। सेपरेट एक्साइटेशन क्या होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यानी कि हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लें और उसको कनेक्ट कर दें अपने रोटर के साथ और उससे हम इसको सप्लाई दें, तो ये होती है हमारी सेपरेट एक्साइटेशन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बैटरी हो सकती है, तो ये बात जहन में रखें कि हमें इसको कभी भी फ़िक्स सप्लाई नहीं देनी होती। फ़िक्स सप्लाई देने का मतलब है हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, इसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं या जितने भी मिल रहे हैं, तो ये फ़िक्स है। तो जनरेटर में ऐसा नहीं होता कि हमें फील्ड जो है वो फ़िक्स सप्लाई से बनानी है, बल्कि वो वेरिएबल होती है, एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है उसमें वेरिएशन होती है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम AVR वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उस पर तो हम आगे बात करेंगे। तो अगर हमें इसको वेरिएबल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई भी एक वायर जो है उसके अंदर जो है उसको काट कर, यानी उसके बीच में एक पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट टाइप की कोई चीज़ लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लें कि एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, ताकि हम इसमें से फ़्लो होने वाली करंट को कम ज़्यादा कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चूँकि जब जनरेटर पर लोड आता है, जनरेटर का लोड पे चलना और विदाउट लोड चलना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। उसको लम्हे लम्हे में एक्साइटेशन में जो है वो वेरिएशन चाहिए होती है अपने वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए, जो आउटपुट पर हमें स्टेटर पर मिल रहे होते हैं। तो बैटरी से हम एक्साइटेशन इस तरह कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें, या पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट इसको आप कह सकते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकें, जितनी सप्लाई इसको चाहिए उतनी इसको मिलती रहे, और ये घूम रहा होगा ऑलरेडी। तो इस तरह हमारी सेपरेट एक्साइटेशन है। दूसरा सेपरेट एक्साइटेशन का तरीका होता है कि इसी शाफ्ट के ऊपर, जो हमारे रोटर की शाफ्ट है, यहाँ पर हम एक छोटा सा DC जनरेटर लगा दें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके आगे एक छोटा सा DC जनरेटर का सेटअप जो है वो लगा दिया है। तो चूंकि जनरेटर को हमें सिर्फ घुमाना ही होता है, तो ये तो ऑलरेडी घूमना ही है प्राइम मूवर से, तो जब ये घूमेगा तो हमारा DC जनरेटर भी इसके साथ अटैच हुई हुई है उसकी शाफ्ट, तो वो भी घूमेगा, वहाँ पर DC सप्लाई प्रोड्यूस होगी छोटे पैमाने पर, जितनी हमें सिर्फ इसके लिए चाहिए, जिसको हम जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इसके दोनों तार हम DC जनरेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से कि हमारा जनरेटर भी घूमता रहे, सप्लाई देता रहे इसको, और ये भी घूमता रहे, इसको भी हम अंदर स्लिप रिंग वगैरह के ज़रिए कनेक्ट कर देते हैं। तो ये दो तरीके बैटरी और DC जनरेटर का, या कोई भी हमारे पास सोर्स है एक्सटर्नल, वहाँ से हम DC सप्लाई लेके अपने रोटर को दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेपरेट एक्साइटेशन सिस्टम। तो सेपरेट एक्साइटेशन सिस्टम तो हो गया। दूसरा हमने बताया आपको कि सेल्फ एक्साइटेशन होता है। सेल्फ एक्साइटेशन क्या है कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ से हमारे पास सप्लाई आ रही है, बल्कि हमें खुद ही इसी तरह का कोई सिस्टम करना है कि बस जब भी ये घूमे तो खुद से ही एक्साइटेशन को शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम। तो सेल्फ एक्साइटेशन कहाँ से आती है, इसको समझने से पहले हमें बात करनी होगी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म पर। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, किस तरह जो है वो वजूद में आता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि सेल्फ एक्साइटेशन के लिए हमें यहाँ पर कुछ एक्साइटर्स वगैरह लगाने होते हैं इसी शाफ्ट के ऊपर। वो किस तरह, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो बस एक्साइटर्स वगैरह जब लग जाते हैं यहाँ पर, तो यही सिस्टम जो है हमारा ब्रशलेस भी होता है। जैसा कि हमने बताया, पिछले जो हमारे दो सेपरेट एक्साइटेशन वाले सिस्टम है उसमें हमें ब्रश लगाने पड़ते हैं, ये हमारा ब्रशलेस सिस्टम है जिस पे अब हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक्साइटर सिस्टम को समझने के लिए शायद आपको यहाँ पे थोड़ी सी दुश्वारी हो, इसीलिए हम आगे जो है आपको फिजिकली भी दिखा देंगे। हमारे पास कुछ एक्साइटर्स पड़े हुए हैं जो एक ख़राब जनरेटर के निकले हुए हैं, तो उससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी जो लोग जनरेटर की फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो तो उन्होंने तो देखा भाई होगा एक्साइटर किस किस तरह के होते हैं। तो ये समझ लें कि जिस तरह ये हमारा एक रोटर है, इसको हम कह रहे होते हैं मेन रोटर। इस पर हमने जो वाइंडिंग की है ये मेन रोटर की वाइंडिंग है। इसी शाफ्ट पर हम एक छोटा सा और रोटर लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्साइटर रोटर। यानी कि रोटर का ही पार्ट है वो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, जो आपको अंदर नज़र आ रहा है छोटा सा, इस पर भी वाइंडिंग हुई हुई है। अच्छा, जिस तरह इस रोटर के अराउंड में हमारा मेन स्टेटर है जिस पर हम स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में बात की है,
उसी तरह का एक छोटा स्टेटर हम स्टेटर के साथ ही लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्साइटर स्टेटर। यानी कि अब हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं, एक मेन स्टेटर, मेन रोटर, फिर एक्साइटर स्टेटर और एक्साइटर रोटर। तो ये 4 चीज़ें हो गई। बस ये सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम होता है हमारा। अब यहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है, चूँकि यहाँ ब्रश भी नहीं है, तो ये काम किस तरह कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो तवज्जो से सुनने की ज़रूरत होगी कि यहाँ पर हम ये करते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अब इसी एक्साइटर को आप सामने से देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक जो एक्साइटर स्टेटर है ये आपका ये वाला हिस्सा है, और जो अंदर रोटर पे लगा हुआ है वो ये है। तो इसको हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि डीसी सप्लाई कहाँ से आ रही है इसमें। मान लें कि हमने इसको डीसी सप्लाई दी, इसकी वाइंडिंग इसी तरह होती है जिस तरह हमारे मेन रोटर की, यानी कि ये सिंपल इस तरह हुई हुई है। तो हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, तो इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। तो ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इसके जो पोल हैं वो मान लें कि नॉर्थ और साउथ इस तरह हो गए, तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन गई। अब चूंकि ये घूम रहा है, तो ये जो अंदर वाला रोटर है जिसको हम एक्साइटर रोटर कह रहे हैं, ये वाला, इस पर हमने वाइंडिंग किस तरह की हुई होती है। ये तो हमारा एक्साइटर स्टेटर है जिसकी वाइंडिंग ऐसे है। एक्साइटर रोटर की वाइंडिंग पे उस पर हमने 3 कॉइल्स लिपेटी हुई होती हैं, जिस तरह हम 3 फेज जनरेटर में करते हैं। तो अब इन 3 कॉइल्स के 6 सिरे भी बाहर आ सकते हैं और 3 सिरे भी। अगर हम इसको एक तरफ से शॉर्ट कर देंगे तो ये स्टार कनेक्शन की सूरत में आ जाएगा। अगर हम इसको डेल्टा की तरह बनाना चाहें तो ये डेल्टा में भी आ जाएगा इस तरह। तो ये 3 सिरे हमें डेल्टा में मिल जाएंगे, या अगर हम इसको कनेक्ट ना करें तो 6 सिरे भी आते हैं। तो प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ एक्साइटर्स से 6 तार निकल के आ रहे होते हैं, कुछ से 3 आ रहे होते हैं। तो बस 3 फेस की सूरत में इस एक्साइटर के अंदर, जिसको हम एक्साइटर रोटर कह रहे हैं, सप्लाई जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अब चूँकि एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है इसमें, तो हमें तो इसको डीसी देनी है। तो हम क्या करते हैं, इसी एक्साइटर के साथ एक रोटेटिंग रेक्टिफायर ब्रिज लगा देते हैं। तो ये एसी सप्लाई इसमें प्रोड्यूस हुई बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे एक्साइटर स्टेटर में बन रही है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो 3 फेज की सूरत में हो रही है, उसको हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। रेक्टिफायर के बाद वो डीसी हो जाएगा। डीसी हो जाएगी तो उसको हम अपने मेन रोटर की वाइंडिंग के दोनों तारों के साथ जोड़ देंगे। तो ये जो सारा काम हो रहा है ये सब घूमते में हो रहा है, यानी कि रोटर भी हमारा घूम रहा है, रेक्टिफायर ब्रिज भी घूम रहा होगा और मेन रोटर भी घूम रहा है। तो बस ये घूमते हुए सारा काम हो रहा है। अब आखिरी चीज़ है कि जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो हम अपने एक्साइटर जो फील्ड है, एक्साइटर फील्ड, इसको सप्लाई कहाँ से दे रहे हैं। तो बस इसको जो सप्लाई आती है वो AVR से आती है। तो AVR पे तो हम आगे बात करेंगे, अभी शॉर्टली समझ लें कि इसका जो सिस्टम होता है वो किस तरह होता है। तो बस इसको ऐसे समझ लें कि हमने जनरेटर का साइड व्यू दिखा दिया। अब आपको फ्रंट पहले हमने आपको दिखा दिया था सामने से, अब हम साइड से बात कर रहे हैं इस तरह। तो ये हमारा एक जनरेटर है, मान लें कि इंजन इधर लगा हुआ है जो कि हमारे रोटर को घुमा रहा है। तो बस इस साइड पर हमारा क्या हो गया, इंजन हो गया या प्राइम मूवर हो गया, जो भी चीज़ हमारे जनरेटर को घुमा रही है। अब जनरेटर ये जो आप देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है ये मेन रोटर है, यहाँ तक इसके अराउंड में जो वाइंडिंग है वो हमारा स्टेटर है। इसको हमने ऐसे दिखा दिया, चूँकि साइड पोस्ट से हम इसी तरह दिखा सकते हैं, वैसे ये गोलाई में होता है। अब इसी शाफ्ट के ऊपर हमने छोटा एक्साइटर लगाया हुआ है, यानी कि ये, और इसी के अराउंड में जो हमने एक्साइटर स्टेटर लगाया हुआ है जिसको हम एक्साइटर फील्ड भी कह रहे हैं, वो ये हो गया हमारा। ब्लू कलर से एक्साइटर सिस्टम हो गया, ब्लैक कलर से हमारी मेन वाइंडिंग का सिस्टम हो गया। अब होता क्या है कि हमें इस एक्साइटर को सप्लाई देनी है, तो ये हमारा AVR से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, और AVR की जो इनपुट है वो हमारे मेन स्टेटर की वाइंडिंग से कनेक्ट हुई होती है इस तरह। अभी हम AVR पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एक्साइटेशन सिस्टम समझा रहे हैं। अब हमारा जनरेटर घूमना शुरू हुआ। अब चूँकि हमने सेल्फ एक्साइटेशन पे बात नहीं की है, वो ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम अलग से रेजिजुअल मैग्नेटिज्म पे बात ना कर लें पहले। तो मान लें कि AVR को कहीं से भी सप्लाई मिल गई, AC वोल्टेज थोड़े से मिल गए इसको, तो जब भी इसको सप्लाई मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, ये उसको DC में कन्वर्ट करेगा एक तो, यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करेगा। दूसरा ये देखेगा कि इसको कितने वोल्ट इनपुट पर मिल रहे हैं और उसको कितने आउटपुट पर देने हैं। तो बस ये उसके हिसाब से आउटपुट पर देगा हमारे इस एक्साइटर को, जिसको हम एक्साइटर फील्ड कह रहे हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी इस तरह, यानी कि इसके अंदर वाले हिस्से में।
तो अराउंड में भी बनेगी, मगर इसकी जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि जब भी हम कॉइल को किसी ऐसी चीज़ पर लिपेट दें गोलाई की सूरत में, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब ये डीसी सप्लाई दे रहे हैं चूँकि हम इसको, तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और ये ऑलरेडी हमारा घूम रही है, शाफ्ट जो है वो इंजन के साथ कपल्ड हुई हुई है। तो अब इस एक्साइटर में जो हमारा छोटा वाला एक्साइटर है, जिसको हम कह रहे हैं एक्साइटर रोटर, 3 फेज़ की सप्लाई प्रोड्यूस हो गई। 3 फेज़ सप्लाई, जैसा कि हमने बताया कि इसमें 3 वाइंडिंग्स हुई हुई या 3 कॉइल के सेट हमने लगाए हुए। तो ये 3 कॉइल्स के, मान लें कि हमने स्टार कनेक्शन किए हुए उसके, तो 3 सिरे हमारे पास आ रहे हैं। इसी एक्साइटर के अंदर 3 फेज़ की सूरत में जितने भी वोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब चूँकि हमें मेन रोटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करनी है, तो हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा देते हैं। यानी इसी एक्साइटर के साथ एक रेक्टिफायर की प्लेट होती है। वो किस तरह की होती हैं, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी, और उनके चेक करने का तरीका, उसके काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल रेक्टिफायर का सब कुछ बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जितने भी वोल्ट यहाँ पर एसी प्रोड्यूस हुए उसको हमने डीसी में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 2 तार आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के। अब ये जो 2 तार हैं, अब ये सब घूमते में हो रहा है, तो बस ये 2 तार हमने देने अपने मेन रोटर की वाइंडिंग को। यानी कि ये जो 2 तार आ रहे थे ये हमने कनेक्ट किए हुए अंदर वाले एक्साइटर से। चूँकि ये भी घूम रहे हैं तो ये वायर भी घूम रहे हैं। यहाँ पर कार्बन ब्रश का काम ख़त्म हो गया। और इस एक्साइटर से क्या ताल्लुक़ है, मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए। तो बस जब इसको डीसी सप्लाई, जो एसी सप्लाई को ये डीसी में कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर, जब हम मेन रोटर को देंगे, तो एवीआर को ऑलरेडी थोड़े से वोल्ट मिल रहे थे, उससे इसने काम शुरू किया। तो अब मेन रोटर को जो सप्लाई मिलेगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस रोटर के अराउंड में। जैसा कि हम बता चुके हैं, मान लें नॉर्थ साउथ इस तरह ये पोल बन गए और ये फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई। अब चूँकि इसके अराउंड में जो है वो स्टेटर लगा हुआ है, यानी कि स्टेटर पर फिट हुआ हुआ है, तो वो जो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग है यहाँ पर, जिसको हम ये दिखा रहे हैं आपको साइड से, इसमें वोल्टेज मज़ीद बिल्डअप हो जाएंगे। तो बस ये जो वोल्टेज ले रहा होता है एवीआर, इसको हम सेंसिंग वोल्ट कह रहे होते हैं, कि ये देख रहा है इसको कितने वोल्टेज पर मेंटेन करना है जनरेटर को, कितने इसको इस वक्त मिल रहे हैं। उसी हिसाब से ये डीसी पर आउटपुट दे रहा होता है, कितने वोल्टेज और कितना करंट इस फील्ड को बनाने के लिए एवीआर को देना है। ये सारा काम एवीआर का होता है। बस ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इस तरह हमारा जो है एक्साइटेशन सिस्टम काम करता है। उम्मीद है कि एक्साइटेशन की बेसिक आपको आज की वीडियो में समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको जो कन्फ्यूजन है या कोई भी आपके क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे एक्साइटेशन सिस्टम को बिल्कुल तफसील के साथ 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि आपको सेल्फ एक्साइटेशन, पीएमजी एक्साइटेशन, अरेप और शंट एक्साइटेशन, सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है वो सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो बस स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे साथ चलना होगा। तो एक्साइटेशन सिस्टम के हवाले से आज की पहली वीडियो थी, इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और फिर आगे चल के आपको प्रैक्टिकली भी, यानी कि फ़िज़िकली भी, एक जनरेटर के अंदर ये सारी चीज़ें किस तरह काम कर रही होती हैं, किस तरह लगी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।